very good afternoon. Good afternoon to all. Sit down. Good afternoon to all virtual and online students. कैसे हो सभी? सब ठीक हैं? उम्मीद है इकोनॉमिक्स का होमवर्क कर रहे होंगे आप सभी. सभी ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिमांड वाले पढ़ लिए. हमारे डाउट्स कहाँ तक हुए थे? 40 तक हो गए थे. और मैंने कहा था डाउट्स हम एक दिन का गैप रखेंगे ताकि आप सभी लोग पढ़ लें. बुक रीडिंग की आप लोगों ने? ठीक है, वेरी गुड. कुछ बच्चों का रह गया होगा तो आप आज कर लीजिएगा. ठीक है. जो आपके क्वेश्चन डाउट्स वाले क्वेश्चन थे जहाँ रेड मार्क है, आज आप उनको दोबारा भी ट्राई कीजिएगा. अगर आप खुद सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. ठीक है. आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं टाइम लगे तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नोटबुक ओपन कर लीजिए. नोटबुक ओपन कर लीजिए. पेन निकाल लीजिए. आपने लीव ले ली? कहाँ जा रहे हैं? सभी को गिफन गुड्स वाला पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया? घर पे जाके डायग्राम्स बनाए थे? तो चलो अच्छा है. अभी 2-3 दिन बाद एक बार फिर रिवाइज कर लेना गिफन वाला. कुछ दिन बाद ना ये बच्चे भूल जाते हैं इसको. ठीक है. इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 2-3 बार रिवाइज करेंगे फिर पक्का हो जाएगा. अब देखो गिफन वाले टॉपिक में हमारा कितना टाइम लगा. अगर मैं हार्डली सिंपल पॉजिटिव रिलेशन दिखा देता तो आप कहते चलो ठीक है. और बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने टीचर्स का देखा, वो लोग गिफन गुड्स को इतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं. जस्ट सिंपल सा बताया ओके. मैंने देखा है बहुत लोग जहाँ जहाँ टफ पॉइंट होता है, कुछ टेक्निकल होता है तो वो स्किप कर जाते हैं. अब बच्चों को पता लगता नहीं है. तो ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि सीए ऐसे नहीं होगा. पूरी डीप नॉलेज चाहिए. और धीरे धीरे तो अब ये एमसीक्यूज़ में तो हमें ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है. जहाँ जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वहाँ ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है. अभी ये डिमांड चैप्टर पे जो आप लोगों ने मेहनत की है, ये बहुत चैप्टर्स में काम आएगा. बेस बनेगा. ये आगे बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प करेगा. ये तो पहला हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आप क्या बताएंगे? व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आप क्या बताएंगे? माइक लो बेटा. कौन सा नंबर है ये? 1 नंबर. देखो आई साउंड. हाँ. कितना डिमांड में चेंज हुआ है सर? डिमांड में कितना चेंज हुआ, बस इतना ही. प्राइस के कारण. ये कह रहे हैं कि प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज हुआ, उसके बाद हो गया चेंज. आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, बाय बाय कर दिया उसको. इन्होंने कहा कि डिमांड में कितना चेंज हुआ प्राइस की वजह से, ये देखते ही हमने उसको बाय बाय कर दिया. ओके, ठीक है.
चलिए वेरी गुड, आपने बोला है, बस हमें तो इतना ही चाहिए। जो भी उसकी करेक्ट डेफिनेशन होगी तो हम बातचीत करके कर लेंगे। क्या पता यही ठीक बताया हो इन्होंने। और कौन बोलेगा? हाँ जी। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर तो आपने पढ़ रखा है 11th में, डिमांड के बाद यही चैप्टर था। ध्यान आ गया होगा, सिंपल। अभी ज़्यादा डेप्थ में तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ स्टार्टिंग पूछ रहा हूँ। मकसद क्या है, टॉपिक क्या है, चैप्टर क्या है। हाँ जी, हाँ जी मुस्कान, माइक देखिए। Change in quantity demanded as per the change in per unit price of the quantities. प्राइस तो लगभग यही बताया, बस आपने पर यूनिट वर्ड एक्स्ट्रा कह दिया है। कौन बताएगा? और मुस्कान ने भी बता दिया, यहाँ भी बता दिया। और बताइए, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? बोलो, नहीं ध्यान। अभी मुस्कान ने जो बताया, जो इनसे बताया, इनसे कौन कौन सहमत है? अभी ठीक है, इन्होंने सही बता दिया। इनसे कौन कौन सहमत है, एग्री है? वर्चुअल वाले आप लोग भी अपना हाथ खड़ा रखेंगे, ऑनलाइन वाले भी, जो जो इनसे सहमत होंगे। अब इनसे भी सहमत नहीं हो तो मैं भी नहीं पता, ठीक है? मैं बताऊं? अच्छा, इतना विश्वास है मेरे पे? और किसी को तो तुम सुनते ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड। तो चलो मैं ही बता देता हूं, आप इसको पहले नोट करते हैं, फिर इसको क्लियर करूंगा कि आप लोगों ने ठीक बताया, गलत बताया। ठीक है, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? Elasticity of demand measures the responsiveness of demand due to change in any factor. चेंज इन एनी फैक्टर। आप लोगों ने क्या बताया? प्राइस। और मैंने क्या लिखा? चेंज इन एनी फैक्टर। क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है, आपने आंसर बताया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सो आपका आंसर रॉन्ग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन में बैठे हैं, वर्चुअल बैठे हैं, उन्होंने भी यही बताया होगा, पर यह ध्यान रखना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी प्राइस को तभी लेना है जब क्लैरिटी आएगी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि यहाँ MCQs आने हैं, वो फंसा लेंगे आपको इसी छोटी सी बात पे। दूसरा, स्टूडेंट्स ने तो ये कहा कि डिमांड में चेंजेस आते हैं और फिर प्राइस में चेंजेस आते हैं। इसने मेजरमेंट वाली बात तो की ही नहीं। मुस्कान ने तो शायद थोड़ा सा कहा था कि हम मेजरमेंट करते हैं, कुछ ऐसा चेक करते हैं। इसने मेजरमेंट तो करना उचित समझा ही नहीं। हम कंक्लूड करेंगे कितना चेंज आया, एक नंबर चाहिए हमारे को, तब जाके आपका डेफिनेशन क्लियर होगा, मीनिंग क्लियर होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मीनिंग ही क्लियर नहीं है तो आपको आगे चैप्टर में क्या होगा? वो रट्टा ही लगेगा, जुगाड़ी होगा। ठीक है, टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चन आंसर सोल्व नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ हमारे को रियल लाइफ में पढ़ना है कि रियल लाइफ में इसका फायदा क्या, जो इतना चैप्टर पढ़ रहे हैं। बड़े बड़े मेजर डिसीजंस कंपनीज डिसीजन लेती है इस चैप्टर से कि हमें इसकी प्रोडक्शन करनी चाहिए या इसकी करनी चाहिए, किसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, प्राइस के डिसीजन आते हैं। वो भी जैसे जैसे चैप्टर चलेगा मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। मेजर डिसीजन लेते हैं हम लोग, वही मेन चीज़ है। बिजनेस के अंदर क्या है? डिसीजन लेना, वही इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे डिसीजन लेगा उसका बिजनेस चमकेगा। तो कोई भी फैक्टर हो सकता है,
कोई भी फैक्टर का मतलब प्राइस, प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, फैशन, वेदर, सीजन, क्लाइमेट, गवर्नमेंट पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, जो सारे फैक्टर्स पड़े थे उनमें से कोई भी हो सकता है, उससे अलग भी हो सकता है। हम इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं। ये सारा चैप्टर चेंज इन से रिलेटेड है, चेंज इन से। जब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था पिछले चैप्टर में, लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ और नन, तो इसके लिए क्या बात आई थी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा है, वो बोथ है, क्योंकि वो रिलेशनशिप भी चेक करेगा, क्योंकि लॉ, ये सारा टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड पर ही तो बेस्ड है, उसी के सहारे ही तो हम आगे अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इसमें चेंजेस की बात भी आएगी, नंबर्स की बात भी आएगी, कितना चेंज हुआ, तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत तरह से हो सकती है। आपके सिलेबस में 4 टाइप्स की है, इसलिए मैं 4 वर्ड लिखूंगा यहां पे। सो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 4 टाइप्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही दे रखा है अभी। बाकी आपको मैं तरीका बता दूंगा कि कुछ भी पूछ ले फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, किसी भी फैक्टर के बारे में पूछ ले तो मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे करना है, बस वो फैक्टर का नाम आएगा, बाकी सिस्टम वही है सारा। तो पहला हमारे पास है फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड है हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड है हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फोर्थ है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे सपोज करें 10% प्राइस में चेंज आया और डिमांड में 20% चेंज आया, तो इलास्टिसिटी कितना हो गया? 2। इलास्टिसिटी क्या हो गया? 2। ये जो इलास्टिसिटी 2 है ये एक प्योर नंबर है। इस 2 को हम क्या बोलेंगे? इस 2 को बोलेंगे प्योर नंबर, कोफिशिएंट। आप लोगों ने कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा होगा स्टैट्स में। कोफिशिएंट एक अपने आप में इंडिविजुअल नंबर होता है, एक प्योर नंबर है। इसके साथ कभी भी कोई भी वेटेज नहीं लगाएंगे। वेटेज का मतलब कोई किलोग्राम, मीटर, लीटर कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक नंबर। अब इस नंबर से क्या पता लगा कि 10% प्राइस में चेंज आया, डिमांड में 20% आया, इसका मतलब डबल चेंजेस आना, कि जितना हम प्राइस में चेंज करते हैं डिमांड में उससे ज्यादा चेंज आता है। ठीक है। अब ये चेंजेस दोनों तरफा है, डिमांड का बढ़ना भी और डिमांड का कम होना भी। अगर 10% प्राइस बढ़ जाए और 20% डिमांड कम हो जाए तो भी दो तरफा है, डबल इफेक्ट है। प्राइस 10% कम हो जाए, 20% डिमांड बढ़ जाए तो भी आंसर 2 है, यानी कि फ्लक्चुएशन इन डिमांड। इस दो के 2 मीनिंग हो सकते हैं कि डिमांड डबल बढ़ भी सकती है, डिमांड डबल कम भी हो सकती है रिगार्डिंग प्राइसेस। वो हमारे को देखना है कि बढ़ने का फायदा हो रहा है या घटने का फायदा हो रहा है। आप कहोगे हमेशा बढ़ने से ही होता है, बोलो भाई डिमांड बढ़ेगी तभी फायदा है, बट अगर इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी तो वो भी फायदा है। हमारी इकोनॉमी में अगर घटिया चीजों की डिमांड कम हो रही है, बढ़िया चीजों की डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, खाली यूं नहीं कि बढ़ना ही। अगर डिमांड्स घटती है तो उससे भी हम बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं कि एकदम डबल डिमांड कम हो गई तो क्यों पंगे लिए तुमने प्राइस से। फटाफट आप उसको रेडमी करो, उसका करेक्शन करो, एडवर्टाइजमेंट लगाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।
मान लो मिस्टेक हो गई, या बाय फोर्स गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया और टैक्सेशन बढ़ा दिया, आपको बढ़ाना ही पड़ गया प्राइस, करें क्या? रॉ मटेरियल बढ़ गए, करें क्या? अब उससे चांसेस हैं कि डिमांड कम होएगी, तो फिर उसको करेक्ट करो, एडवर्टाइजमेंट लगाओ और मार्केटिंग एफर्ट्स करो, इस तरह से। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इन चैप्टर्स की। एक इंपॉर्टेंस आपको बताऊं, गवर्नमेंट ये देखती है कि किसकी डिमांड, प्राइस बढ़ने से डिमांड में फर्क नहीं आता, कि डिमांड स्टेबल रहती है। इसको बोलते हैं इनइलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी होना, किसका? डिमांड का। और इनइलास्टिक का मतलब फिक्स, कि प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, डिमांड उतनी ही। तो गवर्नमेंट को तो ऐसी आइटम चाहिए होती है, अच्छा ये चीज है, लगाओ टैक्स, 1 गुना 2 गुना 10 गुना लगाओ टैक्स, डिमांड तो कम होनी नहीं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बोलो, है गवर्नमेंट को फायदा इस चीज से? कोई ऐसी आइटम पता है आप लोगों को? बोलो। अल्कोहल, सॉल्ट, लग्जरीज आइटम। बट लग्जरी आइटम्स की डिमांड फ्लक्चुएट हो सकती है। अभी जो इन्होंने एग्जाम्पल बताया वाइन का, अल्कोहल, क्योंकि जिसने पीनी है तो पीनी है, महंगी हो या सस्ती, जिसने पीनी है तो पीनी। तंबाकू प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमारे इंडिया में गर्ल्स को चॉकलेट खानी ही है, गर्ल्स को पेस्ट्री खानी ही है, नहीं? गर्ल्स को गोलगप्पे खाने ही हैं, डेली अच्छे लगते हैं, पिज्जा मंगाना ही है, नहीं? वेरी गुड। हमें तो मोबाइल की डिमांड करनी ही है, किसके पास मोबाइल नहीं है? नहीं है, अभी नहीं, जो है, अभी नहीं है, चाहे घर पे है तो सही ना। पर्सनल मोबाइल नहीं है, एक है और दो पर्सनल नहीं है आपके पास, 3 4 5, 200 में 6 7, 200 में से 10, 5%, 95% डिमांड है। आप देखो, और अभी तो आप स्टूडेंट हो, आप तो कमाते भी नहीं, और कोई जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए मोबाइल, और सबके पास स्मार्टफोन होगा। कीपैड फोन है किसी के पास? कीपैड, एक मिल गया कीपैड वाला, 2 3 ही है। तो 90% स्मार्टफोन की डिमांड। देखो सर्वे हो रहा है ना, कंपनी डिसीजन ले सकती है इसे, सर्वे, इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन। तो जो आप पढ़ रहे हो सब चीज बिजनेस उसको यूज करती है, काम की चीज है, कोई फालतू में नहीं पढ़ रहे। कोई हम हिंदी की पोएम पढ़ रहे हो, इंग्लिश की पोएम पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का कुछ पढ़ रहे हो, सब प्रैक्टिकल है। फर्स्ट आ जाइए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, percentage change in price। Percentage change in price upon percentage change in demand. Price elasticity of demand is the ratio of percentage change in demand and percentage change in price. Simple। अब प्राइस कह सकते हो, ठीक है। पहले क्या कहना पड़ेगा? एनी फैक्टर, कोई भी हो सकता है। अब आ जाइए, सपोज किया 50% प्राइस फॉल हो गए, 100% डिमांड अप हो गई, तो आंसर कितना आया? -2।
जब फॉल हुआ, कमी हुई, तो मैं माइनस दिखाया, जब इंक्रीज हुआ तो मैंने क्या दिखाया, प्लस, यानी कि चेंज इन। ठीक है, तो रिजल्ट्स क्या आया, -2। अब उल्टा लेते हैं, सपोज करें 50% प्राइस बढ़ गए, 100% डिमांड कम हो गई, तो रिजल्ट क्या आया, -2। आई बात सुन में? फॉर्मूला वही है, पहले वाले में हमने प्राइस कम किया तो डिमांड बढ़ गई, कमी हुई, डेफिशिएंसी हुई तो माइनस, बढ़ा तो प्लस, क्योंकि चेंज इन। ठीक है, उसके बाद अगले वाले केस में प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी, क्यों, इनवर्स रिलेशन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 2 हमें क्या बताएगा, 2 कि डबल इफेक्ट आता है, माइनस प्लस क्या बताएगा कि अपोजिट रिलेशन है, इसलिए माइनस आया है। अब आप कहोगे माइनस तो हमेशा आएगा ही, बोलो, क्योंकि प्राइस और डिमांड में तो रिलेशन क्या रहना है, नेगेटिव, अपोजिट, तो आएगा ही आएगा माइनस, या तो माइनस ऊपर आ जाएगा या नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ राइटर ने कहा कि माइनस को इग्नोर कर दो, छोड़ो, भगा दो इसको, तो मैथमेटिक्स ने कहा फिर हमारी हेल्प मत लेना, तुम जब तुम इकोनॉमिक्स वालों को थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो मैथमेटिक्स में आ जाते हो, हमारे फॉर्मूले यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला तुमने हमारा ही तो यूज कर रखा है, परसेंटेज वाला ये। ठीक है, तो अच्छा एक बात पूछता हूं आपसे, एक और एग्जांपल ले रहे हम। 100% प्राइस फॉल हो गए, 400% डिमांड बढ़ गई, बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, माइनस का 4। ए कंपनी, अब आ जाओ बी कंपनी। बी कंपनी ने भी कहा कि मैंने 100% प्राइस फॉल कर दिया और 200% डिमांड अप हो गया, तो इलास्टिसिटी कितना आया, -2। अब बताओ इलास्टिसिटी ए में ज़्यादा है या बी में ज़्यादा है, इलास्टिसिटी ज़्यादा कहाँ है, ए वाले हाथ खड़ा करें जो ए कह रहे हैं, कोई भी नहीं है, एक है, दो है, इधर मिल गए जो ए कह रहे हैं। ऑनलाइन वाले आप भी हाथ खड़े करना। चलिए बी वाले बहुत सारे हैं कि इलास्टिसिटी वहाँ ज़्यादा है। अच्छा, जो ऐसे ना जो ए में है ना बी में है, जो कहीं के नहीं है, कहीं के नहीं है मतलब वो किसी के नहीं होंगे, हमारे भी नहीं होंगे, किसी के नहीं होंगे, तो जी हम तो नहीं बताते हैं। चलिए, जिन लोगों ने ए आंसर दिया उन्होंने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 4 आ रहा है, फ्लक्चुएशन वहाँ ज़्यादा है, डिमांड वहाँ ज़्यादा बढ़ी है या कम हो, हम दोनों ही फैक्ट देखते हैं, तो ये एक आंसर होना चाहिए। जो बी वाले इंटेलिजेंट बच्चे थे उन्होंने कहा -2 की वैल्यू बड़ी होती है, हमें पता है, हमने भी मैथ पढ़ा है। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं था, इतना तो पता है, -2 बड़ा होता है, -4, इसलिए बी वाली फर्म के साथ ज़्यादा लोग थे। कौन से लोग थे, इंटेलिजेंट लोग, पढ़ने वाले, पर यहां पे आके उन्हीं की ही बेइज्जती ज़्यादा होती है और बी वाले ही गलत है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स की वैल्यू से मतलब नहीं है, फ्लक्चुएशन से मतलब है। वहां पे आपकी 4 गुना डिमांड बढ़ गई है, यहाँ पे 2 गुना डिमांड बढ़ी है, वो बेनिफिट है हमारे लिए, उस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी आपको कहा था प्योर वैल्यू कोफिशिएंट से मतलब है, उस नंबर से मतलब है। ठीक है, फंस गए, ऐसे फंसते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली
सिर्फ किसको देखोगे? नंबर्स को। फ्लक्चुएशन कितनी है डिमांड में। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे। अब आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चों ने कहा हमारी तो फ्री में ही बेइज्जती होगी, ठीक है। वो फिर मैंने क्या कहना था वो पता ही है, बेइज्जती उनकी होती है। स्टूडेंट में क्या, ठीक है। अब बहुत सारे राइटर्स आए कि ऐसी कन्फ्लिक्शन होती है, ऐसे मज़ा नहीं आता, हमें मैथमेटिक्स की भी हेल्प नहीं होती है, मैथमेटिक्स को नाराज़ नहीं करना। अब ऐसे ही माइनस इग्नोर कर देंगे तो वो कह देगा कि ये क्या बात हुई। या वो एक आइडिया था, मैथमेटिक्स ने सलाह दी मॉडुलस लगा दो, वो 2 डंडे लगाते हैं ना, पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारे राइटर्स ने सजेस्ट किया क्यों ना हम अपनी तरफ से एक बाहर माइनस लगा देते हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ऑलवेज प्लस में वैल्यू आएगी। तो राइटर्स ने कहा हमारी तरफ से बाहर एक माइनस लगा दीजिए, ये माइनस अपने आप ही उसको खत्म कर देगा, हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लगा लोगे माइनस। सारी बात स्टोरी समझ में आएगी, दिक्कत क्या थी, माइनस की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी। अब सारी बात समझा दी, पर आईसीआई का दिमाग खराब है, वो कोई ना कोई फिर पंगे लेता है, इलास्टिसिटी माइनस में दिखा देगा। आपके पास क्वेश्चन आया, इलास्टिसिटी माइनस में है, अब तुम फिर परेशान, तुमने कहा यार फैसला हो तो गया था। जब फैसला हो गया था कि बाहर माइनस लगा के कट जाएगा, तो फिर माइनस में कैसे आएगी, प्लस में ही आएगी। जब फैसला हो ही गया था, तो आईसीआई कहता है हमें तो पंगे लेने की आदत है। इस माइनस से ये पता लग सकता है कि गुड्स नॉर्मल है या इंफीरियर है, इस तरह की बातें भी पता लग सकती है। वैरायटी और बहुत सारी है, खाली तुम्हारा प्राइस ही नहीं है, हमारे और फैक्टर्स भी हैं। यूं इतना आसानी से फैसला नहीं लेंगे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, पर एक बात है, अगर तुमने माइनस लगाया तो फिर हम अपने फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि तुम्हारा रिवाज ही नहीं है। समझे? अगर इलास्टिसिटी कोई -2 दिखाएगा तो इसका मतलब उसने अपने फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाया, तभी तो माइनस में आई। तो आपने याद रखना है, व्हेन इलास्टिसिटी इज ऑलरेडी गिवन इन नेगेटिव, सो इन दैट केस वी विल नॉट यूज माइनस साइन, फिर हम भी नहीं लगाएंगे, भाई तुम्हारे रिवाज ही नहीं है। ठीक है, फिर आ जाओ ऐसे ही। तो हल्का फुल्का तंग करेगा आपको। बेसिक बात मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, झगड़ा ही खत्म कर दिया। फिर भी 2-3 बार मैं और बताता रहूंगा आपसे। ठीक है, अभी ये समझना है माइनस बाहर लगेगा, लगाना है अपने को, ताकि हम इलास्टिसिटी को पॉजिटिव रिप्रेजेंट करें। डिमांड एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, डिमांड एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो ये थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की शुरुआत, मीनिंग। आई बात समझ में? +1 में ऐसा सोचा था, नहीं सोचा, चैप्टर आता था, नंबर भी अच्छे आते थे। अब आ जाइए, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्रीज को हम लोग टाइप्स भी कह सकते हैं, डिग्रीज को हम लोग क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। याद रहेगा सभी को? बोलो, टाइप्स कह सकते हो, क्लासिफिकेशन कह सकते हो, डिग्रीज तो हैं ही, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो, डिमांड के चैप्टर में हम लोग ये फील करते थे, रिलेशनशिप शो करते थे, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक्सटेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बस इतने से संतुष्ट थे हम लोग। यहां पर क्या चाहिए? मेजरमेंट चाहिए जी, कितना चेंज आ रहा है, डबल आ रहा है, ट्रिपल आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब जैसे जब मैं किसी स्टूडेंट को बुलाऊं, आप आ जाइए, आओ बेटा, बड़ी सेहत है, तेरे तो फीवर हो रहा है, नहीं हो रहा? ऐसे ही होता है, फीवर रहता ही है। अब जैसे ये देखो, ये स्टूडेंट है, क्या नाम बेटा आपका? योगेश।
अब योगेश को मैंने ऐसे टच किया और इसके पल्स को देखा, बड़ी तेज़ से धड़क रही है, धक धक, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसको फीवर है, नहीं है, कम है, ज़्यादा है, यानी कि डिमांड्स की बात हो रही है। अभी जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जाएंगे तो हम लोग चेक करेंगे कितना चेंज हुआ। इसी तरह जब स्टूडेंट किसी पर्सन को ही देखना भी कितना चेंज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, थर्मामीटर लगाएंगे। ये थर्मामीटर है, मान लिया, ऐसे ऐसे करते हैं, डॉक्टर करते हैं, ठीक है। अब बेटा मुंह में रख लीजिए, जेब के नीचे, जीभ के नीचे रख ले, जीभ के नीचे। कितनी देर वेट करते हैं हम लोग? 1 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, मान लो हो गया। अब हम लोग डिग्री देखते हैं। हाँ भाई, वैसे देखना नहीं आता, दिखता नहीं है, डॉक्टर को ही पता लगता है। 100 का फीवर है, 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है। बैठो। अब ये चेकिंग होएगी, कितना, हाउ मच, समझे? इसका काम ही यही है, चेंज चेक करना। अभी हिंट भी दिया आपको, इलास्टिसिटी 2 आई, 3 आई, 4 आई, ये वो चेकिंग है कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आएगा, उसका चेक करना। अब हमारे पास फर्स्ट 5 डिग्रीज हैं। पहली डिग्री का नाम है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दूसरा नाम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। थर्ड है हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फोर्थ है हमारे पास मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिफ्थ है हमारे पास लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सबसे पहला कौन सा लिखा? पहला कौन सा है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप नहीं बोल रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बुक खोलिए और बुक के अंदर ये टॉपिक निकालिए। इनके दूसरे नाम दिए हुए हैं, फटाफट पढ़ के मेरे को बताओ दूसरे नाम क्या है, और अभी याद होने चाहिए आपको, स्पीड में ढूंढो, उसमें गेम है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी बुक खोलो, फटाफट ढूंढो इसमें इनके डिफरेंट नेम्स क्या हैं। बिल्कुल अभी लर्न करेंगे उनको। फटाफट इन सब के दूसरे नाम लर्न करो। अभी पूछूंगा, सबसे रिवाइज करेंगे, टिप्स पे करेंगे, कल फिर पूछूंगा, एग्जाम में आते हैं। देखा, बहुत सारे नाम पता लग गए ना।
एमसीक्यू में कोई भी यूज़ कर लेगा, हम तो फिर मिस्टेक कर सकते हैं। क्या बात, सुस्त क्यों हो रहा है? नींद आ रही है? हाँ जी, फर्स्ट नेम, फर्स्ट के सारे नाम बोलो परफेक्टली इनइलास्टिक के। और बस एक ही लिखा हुआ है। इसके साथ एक और लिख लो, इंटायरली। एक वर्ड और लिखो, कंप्लीटली। क्या एक नाम और है, क्या है? इंटायरली इनइलास्टिक। लिखा हुआ है क्या? ये कह रहे नहीं लिखा हुआ। इंटायरली लिखा हुआ है, कुछ कह रहे लिखा हुआ है, कुछ कह रहे नहीं लिखा हुआ है। पागल बना रहे तुम तो मेरे को। आप यहाँ ये कह रहे हैं कि अलग पेज पे लिखा हुआ है। ये पेज नंबर 65 पे देखो, पेज नंबर 65 निकाल लो, वहाँ ज़्यादा खजाना है। तुम अभी अभी शॉर्ट टर्म में देख रहे थे, दिखा देखो 65 पे। अब बोलो पहले वाले के क्या क्या नाम है? सेकंड वाले के, थर्ड वाले के, अरे ये क्या आ गया? रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। इतनी तेज से क्यों बोला? क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपर। अब तुम्हें ये बोला से याद रहेगा कि हमने कुछ बोला था, बहुत तेज बोला था। ठीक है। फोर्थ एक नाम और रखा है, कन्वेक्स टू ऑरिजिन। कन्वेक्स पता है क्या होता है? ऐसे ओरिजिन के स्लोप में आती है वैल्यू, स्लोप में बताएंगे अभी, कोई नहीं। हाँ, नेक्स्ट देखो क्या है। और नेक्स्ट चलो, अच्छा किया मैंने सारे नाम बता दिए। अच्छा किया। चलो थैंक यू कह दो तो मैं मना नहीं करूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम। अभी आगे और बहुत बताऊंगा। इससे फायदा होता है, क्यों कि जब हमें सारे नाम पता होते हैं तो स्टेटमेंट में कोई भी नाम यूज करेगा तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो हम पजल हो जाएंगे, अरे ये वर्डिंग कैसे आ गई। बात तो वही है, कॉन्फिडेंस लूज होता है अगर सारी बातें ना पता हो तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बात तो वही होती है, अरे नाम ही है। चलिए अब देखो, ये मेरा मोबाइल है OnePlus का, इसमें बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है। मैं इसको जोर से तोड़ दूं? तोड़ दूं? अच्छा, मैं तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा हूं, तुम मेरा नुकसान चाह रहे हो। तो ये क्या है? इनइलास्टिक। अपना जो वर्ड था अभी पहला, परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी इनइलास्टिक को समझा रहा हूं। ये इनइलास्टिक है क्योंकि ये कुछ भी मूवमेंट नहीं आ रही है। अगर थोड़ा सा भी करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा? हैप्पी बर्थडे। एक बार क्या हुआ, एक वो ब्रश आता है ना, टूथ ब्रश फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे रेंज बनी होती है, ऐसे आए ध्यान में, आगे से फ्लेक्सिबल होते हैं। तो मैं वो नए नए, आज से 10-20 साल पहले नए नए ब्रश आए थे, देखो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो सुरेंद्र सर और हम लोग इकट्ठे ही पढ़ते थे, तो एक बार हम उनके घर पढ़ रहे थे, तो मैं वो नया ब्रश लेके आया, तो मैंने बैग से निकाला, मैंने देख नया ब्रश लेके आया, ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, ये टूटता नहीं है बिल्कुल। बोला अच्छा करके दिखाओ। जैसे करके दिखाया वो हाथ में ही आ गया, वो 2 हो गए। फिर उसको ऐसे ही ऐसे करना पड़ा। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। हाँ, अब देखो, अगर मैं इसका कवर निकाल दूं तो ये फ्लेक्सिबल है, ये कवर निकाल दे तो ये फ्लेक्सिबल है, ये इलास्टिक है। ठीक है, ऐसे मोड़ दूं, ऐसे मोड़ दूं, ऐसे मोड़ दूं, ठीक है। तो
बस इनवर्ड और लगा दिया हमने। इलास्टिक का मतलब क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी। इनवर्ड और लगा दिया। परफेक्टली इनइलास्टिक, पहले हम इसी को ही पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या क्या लिखेंगे? परफेक्टली, और क्या नाम थे इसके? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, entirely inelastic demand, completely inelastic demand. Price increases or decreases but no change in demand. Demand stable है. It means परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यही इसका मीनिंग है। अगर लिखना चाहे तो यूं लिख सकते हैं, व्हेन नो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। लिख लोगे? लिखवाऊं? लिखो, व्हेन, WHEN, व्हेन, W हटा दो तो hen, when no change in demand, when no change in demand due to change in prices, when no change in demand due to due to change in prices, so that is called perfectly inelastic demand. प्राइस में कितना ही चेंजेस क्यों ना आए, डिमांड में अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड, इंटायरली इनइलास्टिक डिमांड। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी इलास्टिसिटी क्या रहेगी? फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहेगी? ज़ीरो, चेंज ही नहीं आया। डिमांड में जब चेंज ही नहीं आया तो इलास्टिसिटी है ही नहीं, क्योंकि वो इनइलास्टिक है परफेक्टली। तो इलास्टिसिटी ऑफ पी यानी कि ईपी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, ज़ीरो, ठीक है। तो अब इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। वाई एक्सिस पर हम क्या लिखते हैं? बोलो भाई, प्राइसेस। एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड कर्व इसका ऐसे बनेगा, प्राइस 5 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, इस डिमांड पर तो कोई असर ही नहीं है। 5, 10, 15, 20, डिमांड अगर 100 यूनिट्स है तो उतनी ही है। डी ये डिमांड कर्व है, इसमें इलास्टिसिटी ज़ीरो है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़ीरो है। प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर मैं ऊपर की ओर एरो शो करता हूं तो ये प्राइस देखो बढ़ रहे हैं। अगर मैं एरो नीचे की ओर शो करता हूं तो प्राइस घट रहे हैं। बट नो चेंज इन डिमांड, इट मीन्स दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। In that case, the demand curve is vertical. Demand curve is vertical, parallel to y-axis. Demand curve is parallel to y-axis, and the slope of demand curve is इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी ज़ीरो है तो स्लोप उससे क्या आएगा? उल्टा। एग्जाम्पल्स, इज इट पॉसिबल इन आवर रियल लाइफ? इन केस ऑफ नेसेसिटीज, in case of necessities, in case of habitual goods, in case of habitual goods, नेसेसिटीज़ और हैबिचुअल गुड्स में ऐसा ही होता है कि बहुत बार हम लोग देखते हैं प्राइस अप एंड डाउन हो रहे हैं, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, नेसेसिटीज़ है या हैबिचुअल हैं। तो ऐसी चीज़ों में एक इसमें एग्जांपल मुझे अभी याद आया है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस।
अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई कि ऐसा करना है, तो उस केसेस में भी हम क्या करते हैं, डिमांड करते ही करते हैं। जैसे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया आप लोगों ने जनवरी अटेम्प्ट के लिए, नहीं सितंबर अटेम्प्ट के लिए कर दिया, अभी आया नहीं। जैसे ही आएगा गाइडलाइंस आएंगी आपको फिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो एलिजिबल ही नहीं होगे। जनवरी के लिए लास्ट डेट कौन सी है पता है आपको? पहले तो 30 जून होती थी दिसंबर के लिए, अब चेंज किया होगा रजिस्ट्रेशन की, पता नहीं किया किसी ने? हाँ जी, 30 जून तो होती थी, वो थी जब दिसंबर में पेपर था, अब जनवरी में है तो चेंज हुई होगी। पता करो, अलर्ट रहा करो। हर साल हम देखते हैं कि 2-3 बच्चों का नुकसान होता है रजिस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन फॉर्म फिल ना करने की वजह से, उनका करियर खराब होता है या 6 मंथ 1 ईयर खराब होता है। हर बार हम लोग तो मैसेज करते हैं, सबको बताते हैं, फिर भी नुकसान हो जाता है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इंफिनिटी। पसंद नहीं आया? थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसे कर दूं, अब ठीक है? किसी से ना बन रहा हो तो 8 बना के थप्पड़ मार दो उल्टे हाथ का, इन्फिनिटी बन जाएगा। कई जगह हल्का सा गैप भी छोड़ा होता है, वो भी चल जाता है। इन्फिनिटी। हम लोग सुबह 8 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, पता होगा इंस्टीट्यूट का जो क्लासेस का टाइमिंग है 8 to 6। हाँ, बैच टू बैच वेरी करता है, बट 8 to 6 यानी 8 बजे क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि 8 बजे से जो काम शुरू होता है वो इन्फिनिटी तक जाता है। 8 है ना ये? ठीक है, लॉजिक्स। अब देखो, परफेक्टली इनइलास्टिक से हमें ये मसाला मिल गया ना मसाला। MCQs आ सकता है यहां से। अब एक क्वेश्चन आएगा, देखो कि किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस 100 रुपीज था, प्राइस बढ़कर 200 रुपया हो गया, डिमांड 1000 यूनिट थी और 1000 ही रही, तो क्या कहोगे? कह दोगे परफेक्टली इनइलास्टिक है। कई बार बच्चे छोटी सी बात पे, अरे ये क्या हो गया, वो कहेगा जी प्राइस में ये हो गया, वो हो गया, डिमांड में चेंज ही नहीं आया। ऐसे ना कहानी सी बनाते हैं ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो एग्जाम में। 4 लाइनों की कहानी सी बना दी, पता ही है परफेक्टली इनइलास्टिक है, चेंज तो आया ही नहीं डिमांड में। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, टाइम वेस्ट कराना बच्चे का, पेपर में उतना टाइम होता नहीं है। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट आना अलग चीज है, MCQs की प्रैक्टिस होना अलग चीज है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, मैंने आपको इसके सारी बातें आपको बता दी हैं। तो पहला पॉइंट ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक ओके। सेकंड आ जाइए। अब अगले चारों इलास्टिक वाले हैं, जिसमें इलास्टिक वर्ड आएगा। अलग था इनइलास्टिक वाला, मैंने अलग से ही करा दिया। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, perfectly elastic demand when infinity change in demand due to no change in prices, either little change in prices, Perfectly elastic means when infinity change in demand due to no change in prices
either very small changes in prices, little change in prices. अब हम इसका डिमांड कर्व बनाते हैं. एक्स एक्सिस पे क्या आएगा भाई, बोलो फटाफट, क्या आएगा? वाई एक्सिस पे प्राइसेस. इसमें हमारा जो डिमांड कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल. अब आप देखिए प्राइस फिक्स है 10 और डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है. पता नहीं कितना अनंत तक बढ़ जाए, ये एरो ऐसे कितने ही बढ़ जाएं या इससे उल्टा ज़ीरो हो जाए, ठीक है, या इससे उल्टा ज़ीरो हो जाए ऐसे. अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. आगे डिमांड के लिए एरिया खुला है, कितना है चले जाए, जीरो भी हो सकती है. अगर प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, मतलब ना हो तो भी और हो जाए, जैसे 9 रुपीज़ 50 पैसा हो गया, 10 रुपीज़ 50 पैसा हो गया, ये लिटिल चेंजेस है. बाय चांस लिटिल चेंज हो गया या चेंज नहीं हुआ, डिमांड में एकदम फ्लक्चुएशन आती है, अप डाउन आती है, तो ऐसी सिचुएशन अगर हम मार्केट में देखते हैं तो हम कह सकते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड सिचुएशन है. इसमें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या रहेगा, इन्फिनिटी, और स्लोप क्या रहेगा, जीरो. स्लोप इससे उल्टा मिलेगा. अभी मैंने आपको स्लोप के बारे में नहीं बताया है, अभी मैं डिटेल करूंगा, पांचों पॉइंट के बाद इकट्ठा ही बताऊंगा स्लोप के बारे में, ठीक है. और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिमांड कर्व कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. स्लोप क्या है, जीरो. इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनिटी. डिमांड कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल. उसमें डिमांड कर्व कैसा था, वर्टिकल. इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल. अब आपकी बारी है. अब आप ये बता दीजिए रियल लाइफ में इसके एग्जाम्पल बता दीजिए, होते हैं या नहीं होते. क्या ये आर्टिफिशियल पॉइंट है या रियल में ऐसा होता भी है. लग्जरीज गुड्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए की थी, जैसे ही 19 रुपए 50 पैसे की हुई तो तुम भाग पड़े लेने के लिए, लुट गया माल, ले लो. या वैसे ही अभी कितनी गर्मी चल रही है तो ऐसी तो कोई लाइन तो नहीं लग गई है. हमें वो समझना है कि प्राइस उतना है या हल्का सा चेंज होता है तो एकदम डिमांड बढ़ जाए या एकदम कम हो जाए, ऐसी सिचुएशन बताओ. कोल्ड ड्रिंक्स में तो मुझे नहीं दिखाई दिया ऐसा, जबकि इस समय तो बहुत हाई टेम्परेचर है, होना चाहिए था. हाँ जी, गोल्ड, जैसे ही गोल्ड थोड़ा सा सस्ता होता है या वैसे ही होता है तो लाइन लग जाती है, ऐसा नहीं है. बोलो कोई एग्जाम्पल. गोलगप्पे, पेट्रोल. कभी ऐसा हुआ है कि प्राइस उतने ही है या हल्का फर्क हो और बहुत लंबी लाइन लगी सुबह से लेके पेट्रोल की डिमांड पे डिमांड. पेट्रोल की तो रूटीन की डिमांड है जो होनी है. क्लॉथिंग. चलिए अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा. एक एग्जाम्पल बताऊंगा B2C, एक बताऊंगा B2B, एक बताऊंगा L2C. किसी को पता है B2C क्या होता है, क्या होता है? B2B, L2C, ये कह रही है लेबर टू कस्टमर. मैं लेबर हूं, बताओ कहाँ कस्टमर के पास जाऊं.
L2C होता है लाइव टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को लाइव ले लेना, ठीक है? नहीं पता ना? नहीं, तुम्हें क्यों पता होगा? साइंस वाले पता करेंगे बिजनेस की बातें, डॉक्टर पता करेंगे, इंजीनियर पता करेंगे, कॉमर्स वालों क्या काम है? तुम क्यों पता करोगे ऐसी बातें? अभी मुझे नाम तो नहीं पता, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर्स है जिसने 5 करोड़ लोग लाइव इकट्ठे कर लिए और वहां प्रोडक्ट बेचा, 1 मिनट में 5 करोड़ बिके हैं। पूरा नाम ध्यान नहीं है, कोई ऐसा उसने, और ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो लाइव सेल कर रहे हैं और टाइम बताते हैं, इस टाइम लाइव आओ, ओके इतना डिस्काउंट मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है? अब तुम्हें B2C देखना हो, ये इवेंट B2C देखना हो, आज रक्षाबंधन है, बहनें अपने भाई को राखी बांधेंगी, एकदम राखी की डिमांड बढ़ेगी, स्वीट्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है? भाइयों की जेबें खाली हो जाएंगी, होगा ना? इफेक्ट दिखाई देगा। प्राइस आर सेम। इन द डे ऑफ दिवाली देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ क्रैकर्स एंड स्वीट्स इन द सेम डे। आपको ऐसा कर्व दिखाई देगा। नेक्स्ट डे डाउन, जीरो, होगी नहीं डिमांड, हल्की फुल्की होगी, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देगी आपको। फील कर सकते हैं पॉइंट? बोलो। अब B2B बताता हूं। B2B में हमारे पास क्या हुआ, मैं कोई रिटेलर हूं, मेरे पास होलसेलर का फोन आया कि भाई 50 पैसे सस्ता हो रहा है। मैंने कहा अच्छा 50 पैसे का मार्जिन है, 1 लाख आइटम भेज दे। 50 पैसे के हिसाब से 1 लाख आइटम है, मेरे 50,000 फालतू बच गए भाई। बोलो, अगर मेरा माल बिकना ही है तो 50,000 बच गए। एकदम ऑर्डर मारूंगा। तो बल्क में ऑर्डर्स आते हैं, सारे रिटेलर्स ऑर्डर मारते हैं, हल्का सा डिस्काउंट देते हैं, ऑर्डर मारते हैं, हल्का सा बढ़ाते हैं, रोक देते हैं ऑर्डर। तो वहां हमें दिखाई देती है, क्योंकि B2B में भी कस्टमर है, जो दूसरे वाला B है वो कस्टमर है होलसेलर का, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट का कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर फैक्ट्री वाले का कस्टमर है। वो लोग डिमांड करते हैं। तुम्हारे दिमाग में डिमांड बस हम आप लोग ही करते हो डिमांड, तुम ही खरीदते हो और तो कोई खरीदता ही नहीं। समझे? सारी बातें सोचनी है। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो बहुत सारी ऑडिट B2B में करेंगे। सी से मतलब ही नहीं है कस्टमर से, B2B बिजनेस टू बिजनेस में होगा, वहां सारी ऑडिट होएगी। तो ये बातें सारी ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ऐसी ऐसी कभी कभी पॉसिबिलिटीज होती हैं। B2B में ज़्यादा दिखाई देती हैं, B2C में कम दिखाई देती हैं, फेस्टिवल में होती है। L2C भी कभी कभी आती है। ये लेटेस्ट वर्जन है जो आम अभी इतना पता नहीं होता। तो अब आ जाइए, सेकंड पॉइंट हो गया। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट। कौन सा था भाई? बोलो फटाफट। यूनिटरी इलास्टिक, और क्या नाम बताए थे? क्या नाम बताए थे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कन्वेक्स टू ऑरिजिन। ठीक है, ये बातें काम आएंगी। कुछ याद आ रहा है आपको +1 का? नहीं आ रहा? आ भी रहा हो तो बताएंगे नहीं। कुछ कुछ याद आ रहा होगा। अभी हम बात करेंगे और आप याद करके देखो कि पहले क्या बताया गया था और अब हम क्या बता रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्क दिखाई देगा। फिर समझना कि एक्चुअल क्या चीज़ पता लग रही है। ठीक है? और जब हमें एक्चुअल रियलिटी पता लगती है तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है और बहुत लंबे समय तक ध्यान रहता है। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अलग तरह का। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1। 10% प्राइस में चेंज हो, 10% हमारा डिमांड में चेंज हो, 10% प्राइस कम हो गया और बाहर माइनस कट के आंसर कितना आया? 1। तो डेफिनेशन आसान होगी, बना लोगे डेफिनेशन? क्या बनाओगे? व्हेन इक्वल परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड डिमांड, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बोलो एक बार मेरे साथ, व्हेन। बस लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिक्स हो गया, आसान सही है। प्राइस और डिमांड में इक्वल चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं।
एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्राइसेस। प्राइस डिमांड P1 Q1 10% प्राइस में चेंज आया, 10% ही डिमांड बढ़ी हमारी। सपोज कर लिया ये 10% ही है, सॉरी जितना प्राइस में चेंज हुआ उतने परसेंट ही डिमांड में चेंज हुआ, तो क्या कहलाएंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, कुछ बच्चों को याद होगा कि डायग्राम ऐसे बना हुआ था बुक में, आया कुछ ध्यान में? बोलो। तो मैंने गलत बनाया? नहीं, मैं तो गलत नहीं हो सकता ना। चलो, किसी को ध्यान है कि ऐसे बनाने का क्या मतलब है? बताओ जरा, प्लीज बताइए। बुक में आपने ध्यान हो ऐसे बनाया हुआ था, मैंने सीधा बनाया। कोई बता सकता है ये टेढ़ा बनाया, ऐसे कॉन्वेक्स बनाया? इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। कॉन्वेक्स कौन सा होता है? जो हमारा ये यहाँ स्लोप आ जाता है इसमें, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। ये ओरिजिन है, कन्वेक्स टू ऑरिजिन। हाँ जी, बता सकते हैं कि इसके बारे में कुछ ध्यान होगी? स्लॉप में क्यों दिखाया गया? सर, अगर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है तो लाइन ऐसे स्ट्रेट बनती है, अगर कन्वेक्स है तो मतलब कि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल के हिसाब से अपनी डिमांड थोड़ी सी ऊपर नीचे कर रहा है। हो इक्वल रहा है, प्राइस और डिमांड में इक्वल रेशियो में चेंज आ रहा है। इक्वल रेशो तो वो हम लोग अगर देखेंगे कि उस प्राइस के ऊपर तो रेशो तो सेम ही आएगी, पर सर वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल के वजह से कांस्टेंट रेट से नहीं करता, इसलिए होता है। कांस्टेंट रेट मतलब जैसे पहले 10% आए, फिर 20 आए, फिर 25, 30 आए, 40 आए, तो कांस्टेंट रेट हो गया, ऐसे कह रहे हो? इक्वल रेट्स में कम आना चाहिए। हाँ जी, कुछ ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, आप ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है। और कोई बताना चाहेगा भाई? हाँ बताओ बेटा। सर, इस कर्व पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक है सर। ठीक है जी, एक है, मैंने भी मान लिया। और आगे बोलो। बस सर यही बताना था। मज़ा नहीं आया। और कोई? चलो, एक वो वर्ड और लिखा हुआ था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बात बताई गई थी +1 में। +1 में जो बुक के पैराग्राफ में बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखा हुआ है चौथी लाइन के अंदर, तुमने उसका चौथा किया हुआ है कि समझा तो नहीं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों लिखा हुआ है? बताओ। हाँ जी, हाँ, इन्होंने कहा जी जो रेक्टेंगल्स बनती हैं उनका एरिया सेम है। जो हमें ये पहली रेक्टेंगल्स दिखाई दे रही है और फिर प्राइस कम हो तो ये रेक्टेंगल्स बन गए, इनका एरिया क्या रहेगा? सेम। इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा गया है। ठीक है,
अब आप सोच के देखो कितने परसेंटेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, इनिशियल पे भी डिपेंड करेगा, एरिया क्या सेम रहेंगे हमेशा, भरोसा नहीं है। वो ये कहता है कि अगर रेक्टेंगल का एरिया सेम रहे तो, आई बात समझ में, अगर सभी रेक्टेंगल्स का एरिया सेम रहे तो, और हम अगर बहुत सारी ट्रायंगल्स बनाएंगे और उनके पॉइंट्स को टच करेंगे तो वो कन्वेक्स आना शुरू हो जाएगा, बने तो। अब ये बात शुरुआत, ये मैथमेटिक्स की बात है, रेक्टेंगुलर वाली बात, रेक्टेंगल्स वाली बात, जो ये एरिया है प्राइस कम करते हैं वो एरिया सेम रहता है, ये मैथमेटिक्स कह रहा है। मैथमेटिक्स क्या कहता है, कोई भी रेक्टेंगल है उसका ब्रेड्थ इनटू विड्थ, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया। बात पता है सभी को, जो उसकी लेंथ है और उसकी विड्थ है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल्स है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा क्या आ जाएगा, उसका एरिया। ये कहता है कि अगर प्राइस कम हुआ तो फिर ये रेक्टेंगल ऐसे बन जाएगी, तो ये अब एरिया ये हो जाएगा ऐसे। तो उसने जो एरिया वाली बात की है वो इकोनॉमिक्स की सेंस में क्या है, मैथमेटिक्स की भाषा में अगर वो एरिया है, और इकोनॉमिक्स की भाषा में वो है टोटल एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक्स क्या कहती है, एक्सपेंडिचर। कैसे, अगर हमारे पास हम कोई डायग्राम बनाते हैं, ये डिमांड कर्व बनाते हैं, पहले अगर हमारे पास मान लीजिए ये 3 रेक्टेंगल्स बन गई हमारे पास, 1 2 3, प्राइस 20 है, डिमांड 5 है, प्राइस 20 इंटू 5, एक्सपेंडिचर कितना आएगा 100। ये बात ठीक है भाई। अगर 20 रुपए रेट है, 5 आइटम लेते हो तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा 100। 10 प्राइस और 10 यूनिट्स डिमांड, 10 प्राइस और 10, तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा 100। ठीक है, प्राइस 5 और डिमांड 20, अगर प्राइस 5 डिमांड 20 तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा 100। इकोनॉमिक्स कहती है आपका एरिया सेम है तो हमारा एक्सपेंडिचर सेम होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स को किससे मतलब है, एक्सपेंडिचर से, प्राइस और डिमांड से। वो ये कहता है अगर आप सेम एरिया की रेक्टेंगल्स दिखाओगे, अगर बहुत सारी रेक्टेंगल्स दिखाते जाओगे, तो जब हम इनके पॉइंट्स मिलाएंगे तो वो कन्वेक्स शेप में आना शुरू हो जाएगा। वो डिमांड करो कन्वेक्स शेप में आना पड़ेगा तब, वैसे नहीं। वैसे आप अपना सीधा टेढ़ा बेटा डाउनवर्ड दिखा सकते हो। तो रेक्टेंगल वाली ये बात थी, एरिया वाली ये बात थी, कॉन्वेक्स वाली ये बात थी। और उस केस में उसने एक बात ये कही कि ये सभी पॉइंट्स इलास्टिसिटी 1 शो करेंगे, सभी पॉइंट इलास्टिसिटी 1 शो करेंगे, यूनिटरी शो करेंगे। इसकी और डिटेल अभी हम एक मेथड करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें डिटेल आएगी और रिपीट होएगी। अभी तक ये बात याद रखनी है कि इक्वल परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड डिमांड, इलास्टिसिटी इज 1, और अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप भी क्या रहेगा 1, स्लोप भी क्या रहेगा 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एरिया सेम रहता है, इकोनॉमिक्स की भाषा में एक्सपेंडिचर सेम रहता है, और डिमांड कर्व कैन बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अगर हम बहुत सारी रेक्टेंगल्स दिखा दें जिनका एरिया सेम होगा, उन पॉइंट्स को मिलाते जाओगे तब जाके कन्वेक्स आएगा, यूं कन्वेक्स नहीं आएगा। कन्वेक्स आना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, कुछ बातें बताई हैं, एक आधी बात टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में रिपीट होएगी और क्लैरिटी आएगी। एक बात और पता लगी लास्ट में चलते चलते कि जब कॉन्वेक्स वाला दिखाया जाएगा तो हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी 1 शो होगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे तो मिड पॉइंट में शो होगा। वो अभी ये सारी बातें आपको मेथड्स में मुझे बतानी है। अभी हमारे मेथड्स आएंगे आगे, उसमें मुझे डिटेल करना है। तो ये था हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मैं आपको बारी बारी बता रहा हूं, अगर बहुत सारी रेक्टेंगल्स ऐसी बनाओगे जिनका एरिया सेम होगा, एरिया सेम होगा तो उनका एक्सपेंडिचर सेम होगा,
और उन पॉइंट्स को मिलाते हुए कर्व बनेगा, तो जाके कन्वेक्स शेप आनी शुरू होगी। जितनी ज़्यादा बनाते जाओगे बनती जाएगी शेप। ये कॉन्सेप्ट है। बच्चे कैसे याद करते हैं? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व में हमारा डिमांड कर्व कॉन्वेक्स होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर बेस होता है। उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा समझते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब रह गए 2 पॉइंट्स और रह गए। कौन कौन से रह गए? मोर देन इलास्टिक और अगर मैं आपसे कहूं कि उन दोनों का डायग्राम बनाओ तो तुम मना नहीं करोगे मेरे को? बना लोगे? फटाफट एक पेज पे कंपैरिजन में बनाओ, मोर देन इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक। एक में जितना प्राइस चेंज आएगा डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा, दूसरे में प्राइस में जितना चेंज आएगा डिमांड में कम चेंज आएगा। एक की इलास्टिसिटी क्या होगी? ग्रेटर देन। दूसरे की इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस देन। स्लोप क्या होगा? उल्टा। ग्रेटर देन वाले का स्लोप क्या होगा? लेस देन 1। लेस देन वाले का स्लोप क्या होगा? ग्रेटर देन 1। फटाफट डायग्राम बनाओ। मैं अभी चेक कर रहा हूँ। वर्चुअल ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी ये डायग्राम फटाफट बनाइए, ठीक है, और फटाफट बनाइए, मैं साथ साथ चेक भी कर रहा हूँ। अभी आप एक बार बना लेंगे तो ये 5 डिग्रीज आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ओके, कंप्लीट। सबसे पहले लिखिए मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1 का सिंबल आएगा। फिर डायग्राम बनाइए। बुक की हेल्प ले सकते हो, बुक में देख सकते हो। मैं चाहता हूं ये डिग्रीज बिल्कुल टिप्स पे हो, आपको रिवाइज ना करना पड़े, बिल्कुल टिप्स पे हो डिग्रीज। फटाफट 5 मिनट में ही बनाना है, स्पीड में।
प्राइस में अगर 10% चेंज दिखा रहे हो तो डिमांड में 20% चेंज दिखाओ, 30% चेंज दिखाओ, ताकि फ्लैटर डिमांड करवाए मोर देन में। उसके अंदर अगर प्राइस में 10% दिखाओगे तो डिमांड में 5%, 3% चेंज दिखाओगे, कम चेंज दिखाओगे, ताकि स्टीपी डिमांड कर बने, स्टीपर बने। ठीक है, यहाँ लिखो। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे फ्लैटर बनेगा। हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है, बढ़िया है। आप में देखो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है यहाँ पे, ये गलत है। इतना प्राइस में चेंज है, डिमांड में भी लगभग उतना ही। डिमांड में ज़्यादा दिखाओ, फ्लैटर बनेगा। आपने ये एरिया तो सेम ही दिखा दी। बताओ, आपस में भी चेक करो एक दूसरे का। कुछ बच्चे गलत बना रहे हैं, आपस में चेक करो। बन गया? किस किस ने बना लिया? ठीक है, ऑलमोस्ट ने बना लिया। उम्मीद है ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी बना लिया होगा। अब जो मोर देन इलास्टिक डिमांड है, देखो जो मोर देन इलास्टिक डिमांड है वहां पर आपका डिमांड का इस शेप में आया होगा। बोलो भाई, इस टाइप की शेप आई है। लेस देन में इस टाइप की आई है। इसमें आप लिखेंगे फ्लैटर, इसको लिखेंगे स्टीपी। अब दो क्वेश्चन ये हो गए ना एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोर देन इलास्टिक डिमांड में डिमांड कर्व कैसा होता है? फ्लैटर। वहां कैसा होता है? स्टीपी। ठीक है, आज घर पे पांचों डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको मैं एक हिंट देता हूं। आज घर पे जाके आप लोगों को एक ऐसा डायग्राम बनाना है। सभी के लिए होमवर्क क्या आज? देखो, सुनो ध्यान से, अभी बनाना मत, इधर देखो ध्यान से। आप मेरी स्पीड देखना। दिस, 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 दिस। पांचों बन गए ना? अब सुनो बात, आपका होमवर्क है घर पे ऐसा डायग्राम बनेगा। अब जैसे हमारे पास ये पहली लाइन है हमारी, इलास्टिसिटी बताओ यहाँ पे क्या रहेगा? 0। स्लोप क्या रहेगा? इन्फिनिटी। और ये इसका शेप कैसा है? वर्टिकल, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और एग्जाम्पल क्या रहेगा? हैबिचुअल और नेसेसिटीज। तो 1 2 3 4 5 हो गई ना। अब हर एक लाइन के साथ ये 5 आइटम आएंगे, तो 5 × 5 25 MCQs। पूरा कॉन्सेप्ट एक डायग्राम में आ जाएगा। एग्जाम टाइम में डायग्राम को देखते ही सारा याद आ जाएगा। आज बना के आओगे, कल कॉपी चेक करूंगा, जो नहीं बना के आएगा उसको 2 घंटे खड़ा रखूंगा। कल तो आना है अभी, ठीक है? ओके, थैंक यू। वर्चुअल्स ऑनलाइन आप लोग भी बना के आइएगा ये डायग्राम। और सुनिए, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 20 पढ़ के आने हैं। MCQs कितना पढ़ना है? 1 to 20। ओके, बाय बाय, थैंक यू।